हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमसी क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास का कौन सा चैप्टर है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। ये क्लास 2 है। इस चैप्टर की कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जामों को देखते हुए क्लास चलाई जा रही है, ना कि एक ही एग्जाम के लिए। तो आपसे गुजारिश है, विनती, निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखिए। आपसे कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? क्या पूछ रखा है? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे दोस्तों? वस्त्र उत्पादन से। किससे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था? गुप्त काल का पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वस्त्र गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग था। क्या लिख लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग, प्रमुख गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था दोस्तों? वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र उद्योग। लिखावट न समझ में आया तो बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। वस्त्र उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था, लिख लीजिएगा। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? सार्थवाह भी कहा जाता था। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? ये पूछ रखा, तो किसको कहा जाता था? वैश्य को। किसको कहा जाता था? वैश्य को। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अब पूछेंगे सार्थवाह किससे कहते हैं, तो सार्थवाह पूंजी या पूंजी वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों के साथ व्यापार करने के लिए एक साथ कारवा बनकर, क्या बनकर? एक साथ कारवा बनकर चलते थे, मतलब एक समूह में चलते थे व्यापार करने के लिए। पूंजी वाले जितने व्यापारी थे, तो इन व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। क्या कहलाता था? इन व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। ये बात लिख लीजिएगा। तो यानी जो बड़े पूंजी वाले व्यापारी मंडियों का बेचार करने के लिए जाते थे कारवा बनकर, तो कई साथ मिलकर जाते, तो इन व्यापारियों का नेता जो होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। याद रखिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? संबंध नहीं है, तो किसका नहीं संबंध? भास्कराचार्य। किसका संबंध नहीं है? भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। भास्कराचार्य कौन है फिर? ये भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ क्या थे? खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। याद रखिएगा। खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। कौन? भास्कराचार्य जी। क्या थे ये भास्कराचार्य जी? इनका संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं था। बाकी ये धन्वंतरि, शरत, चरक एवं श्रुश्रुत, ये लोग आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित या प्रमुख विख्यात आयुर्वेद थे। याद रखिएगा। चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। किसके राज्य वैद्य थे? चरक। चरक थे कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। लिख लीजिएगा। ये कनिष्क के राज्य वैद्य थे। राज्य वैद्य थे। कभी कभार पूछ सकते हैं तो आपसे कि कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था, तो चरक थे। कौन थे? चरक। चरक जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। इनकी रचना क्या नाम है?
चरक संहिता लिख लीजिएगा। इनकी रचना का क्या नाम है दोस्तों? चरक संहिता नाम। क्या नाम है? चरक संहिता। चरक की रचना का क्या नाम है? इनकी रचना है चरक संहिता। संहिता, ठीक, याद रखिएगा। चरक एवं सूत्र ये आयुर्वेद विख्यात प्रमुख विद्वान थे। क्या? आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे, अभी हमने बताया है। तो चरक एवं सूत्र के याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक थे तो कौन थे? भास्कराचार्य। कौन थे लीलावती के लेखक? भास्कराचार्य जी थे। ये लीलावती क्या है? ये गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गणित विषय का, लिख लीजिएगा, गणित विषय का, गणित विषय का प्रमुख ग्रंथ है। प्रमुख ग्रंथ है, ये लिख लीजिएगा दोस्तों। कभी कभार पूछ सकता है लीलावती क्या है, तो लीलावती गणित विषय का प्रमुख ग्रंथ है। लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य है। कौन है? भास्कराचार्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित था। यह स्थित था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित कहाँ था? ये पूछ रखा है। तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे स्थित था दोस्तों? पाटलिपुत्र में स्थित था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। फाहियान कब आए थे? तो फाहियान कब आए थे? ये गुप्त काल में आए थे। भारत कब आए थे? ये गुप्त काल में भारत आए। किस काल में आए थे दोस्तों? गुप्त काल में। गुप्त काल में भारत में आए। भारत आया, गुप्त काल में भारत आया। ठीक, याद रखिएगा, गुप्त काल में भारत आया था। आया था। कभी कभार पूछ लेगा कि ये फाहियान नामक यात्री किस काल में आया था? तो गुप्त काल में भारत आया था। ये याद रखिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं संबंधित था दोस्तों? छप्पड़क। कौन नहीं संबंधित था? छप्पड़क। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? तो याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने पहली बार व्याख्या की थी? तो याद रखिएगा, तो आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये आए भी हुए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिए। उनके हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप सभी एग्जामों की के लिए देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है। सभी एग्जामों में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। 8-10 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, किसी में 4 आते हैं, किसी में 5, जो हिसाब से परीक्षा हो उसी हिसाब से आते हैं उसमें क्वेश्चन, याद रखिएगा। आप चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाएंगे, तो उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप जरूर कर ले जाएंगे। ये क्लास देखोगे तब, रिवाइज करोगे तब कर ले जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछेंगे तो आप चैप्टर वाइज जब रिवाइज करेंगे, देखेंगे क्लास को डेली, तो आप तभी कर ले जाएंगे, ऐसे नहीं कर ले जाएंगे। तो आप क्लास में बने रहिएगा। बने रहने के लिए आप चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली क्लास नहीं देखी हो चैप्टर वाइज, हम करा रखे हैं। मध्यकालीन इतिहास भी कराए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास ये भी पढ़ा रखे हैं। ठीक, सबकी PDF प्ले लिस्ट बनी हुई, तो जाकर देख लीजिएगा। तो कौन थे? इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने व्याख्या की थी? आर्यभट्ट ने की थी। किसने? आर्यभट्ट ने की थी। ये आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट? तो गुप्त काल के। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। गुप्त काल के ये प्रमुख गणितज्ञ थे। क्या थे? प्रमुख गणितज्ञ
गणितज्ञ थे, याद रखिए। अब ये क्वेश्चन बन गया ना कि आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध या प्रमुख गणितज्ञ थे, तो याद रखिए गुप्त काल में। इनकी प्रमुख कृत के इनकी प्रमुख कृत क्या था? आर्यभट्टीय। इनकी एक रचना का नाम क्या है? आर्यभट्टी, लिख लीजिएगा। इनकी कृति कौन सी है? आर्यभट्टीय, इन्हीं के नाम से है, याद रखिएगा। तो पूछ लिया जा सकता है ना कि आर्यभट्ट की कृत का क्या नाम है, या विकल्प में दे देंगे तो आर्यभट्टीय बताना, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो कौन सी है? दीनार। कौन सी है दोस्तों? दीनार। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन में रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो रूपक, कौन सा नाम दिया गया था? रूपक नाम दिया गया था, ठीक। कौन सा? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम क्या दिया गया था? रूपक। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में जो स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? याद रखिएगा, प्राकृत भाषा। कौन सी बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे, याद रखिए। जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? उच्च वर्ग के लोग, लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेगा आपसे। उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। संस्कृत बोलते थे, याद रखिएगा। उच्च वर्ग के लोग क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो एरण से। कहाँ से? एरण से। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त संवंत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवंत की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये पूछ रखा है, गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो याद रखिए, गुप्त वंश के लोग, गुप्त वंश में, ठीक, याद रखिए। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को? तो गुप्त वंश के काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों के पुरुषों से बराबरी थी? तो इनमें से किसी में भी नहीं। इनमें से किसी में भी नहीं। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं थी। केवल ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहासों में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये पूछ रहा, भूमि पे जो दर यानी कर पड़ता था वो क्या थी? याद रहिए, ये पूछ रखा है। तो क्या था? उपज का छठा भाग। क्या था? उपज का छठा भाग। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ये पूछ रखा। तो 1/6 भाग, वही ठीक।
अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, ये पूछ लिया। तो उपज का छठा भाग, क्या था? उपज का छठा भाग था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक, बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता? अप्रहत का मतलब वही हुआ जो जिसमें कुछ ना उपज हुए, जिसे जोता बोया ना गया हो, जैसे ऊसर खलिहान जिसे बोला जाता, उसे अप्रहत भूमि कहा जाता था उस समय गुप्त काल में। तो याद रखिए, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या अप्रहत कहा जाता है? क्या कहा जाता था दोस्तों? अप्रहत कहा जाता। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये दो शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में? इसका क्या मतलब है, ये पूछ रहा है। द भूमाप, क्या मतलब है इन दो शब्दों का? भूमाप मतलब क्या है? भूमाप। इसका अर्थ क्या है? भूमाप। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती? गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित, कर से जो रहित हैं उन्हें भी कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? किनको? तो याद रखिएगा, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को, किसको? ब्राह्मणों को ज्यादा दिया जाता था सम्मान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहा जाता था? विदक भागम। क्या कहा जाता था? कौन सा कर था? सिंचाई कर, विदक भागम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हमारे साथ प्रैक्टिस की है, उस चैप्टर से आ जाए एग्जाम तो आप जरूर कर ले जाएंगे। आप मगर डेली रिवाइज करिए, डेली क्लास को देखिए, तभी आपका संभव है। कोई भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई किसी की क्लास, जब तक डेली नहीं पढ़ोगे, डेली रिवाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ये यार लिखित बात है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए क्या प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरणों हित के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात हैं? ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए विख्यात है? तो याद रखें, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। क्या किसके लिए विख्यात है? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, तोरमाड़ किस जाति दल का था? तोरमाड़ किस जाति दल का नेता था? तो याद रखिए, दल का था ये होड़। किसके? होड़। ये तोरमाड़ भारत पर दूसरे होड़ आक्रमण का नेता था। ये होड़ माड़ का, याद रखिएगा, नेता था। होड़ माड़ का, होड़ आक्रमण का दूसरा नेता था। क्या था? दूसरा नेता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने होड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किसने होड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? याद रखिएगा क्वेश्चन, यशोधर्मन। किसने? यशोधर्मन। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था? चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, तो याद रखिएगा, कौन है वो? सुंग युन। कौन है? सुंग युन। कौन है? सुंग युन ने चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, याद रखिएगा। चीनी यात्री कब आया था? याद रखिए, 578 ईस्वी में। ये कभी कभार सन पूछ लिया जाता है तो लिख लीजिएगा। 578 ईस्वी में, 578 ईस्वी में ये भारत आया था। कब आया था? 578 ईस्वी में भारत आया था। लिखा न समझ में आया, लिख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, 578 ईस्वी में भारत आया और इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में, कितने वर्षों की यात्रा में? लिख लीजिए, ये पूछ सकता है। 3 वर्षों की यात्रा में। ठीक, 3 वर्षों की यात्रा में, यात्रा में
बौद्ध धर्म की प्रतियां प्रतियां एकत्रित की थी। याद रखिए, बौद्ध धर्म की क्या एकत्रित किया था? पत्रियां प्रतियां एकत्रित किया था, याद रखिएगा। तो चीनी तीर्थ यात्रा जिसने 6वीं शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, सुंग था। वो 578 ईस्वी में भारत में आया था। 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास चलाई जा रही है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। आप जब रिवाइज करेंगे तब महसूस होगा कि हम कुछ लेवल की हम तैयारी कर चुके हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो आप चाहे रेलवे से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी से बिहार पुलिस, बिहार एसआई हो, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरएआर हो, लेखपाल, किसी सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास चलाई जा रही है। तो आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अभी हाँ, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इस चैप्टर के और 2 क्लास और लगेंगी, याद रखिएगा।